हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है स्पाइरल मॉडल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पाइरल मॉडल के बारे में कि स्पाइरल मॉडल कैसे काम करता है और किस तरीके से स्पाइरल मॉडल यूज होता है, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इनके बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ स्पाइरल मॉडल। सी, स्पाइरल मॉडल क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक बहुत ही अच्छा मॉडल माना जाता है। स्पाइरल मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसडीएलसी, बहुत ही इम्पोर्टेंट एसडीएलसी है ये। इट्स सपोर्ट फॉर रिस्क हैंडलिंग, इसमें मेनली रिस्क हैंडलिंग पे काम होता है, क्योंकि ये स्पाइरल मॉडल में बनाने का मतलब है कि रिस्क कम हो जाते हैं, या मेनली ये फोकस करता है रिस्क पे। तो इसको हम एक डायग्राम के हिसाब से समझ सकते हैं। आगे हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं। ये दिखने में एकदम स्पाइरल की तरह लगता है, एकदम मेनी, जिसमें बहुत सारे लूप्स बने होते हैं। जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ लूप्स है, लूप के जो एग्जैक्ट नंबर है वो अननोन होते हैं, मतलब उसे आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, जो नंबर ऑफ लूप्स होते हैं वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोजेक्ट। नंबर ऑफ लूप्स कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो भी लूप होते हैं स्पाइरल में, उन हर लूप को कॉल्ड अ फेज, उनको एक फेज कहा जाता है, एक फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। नाउ exact number of phases needed to develop the product can be varied by the project manager depending upon the project risk। लेकिन वही चीज जो प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी हो या प्रोजेक्ट के जो रिस्क हो, उन पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ लूप्स चलेंगे। और प्रोजेक्ट मैनेजर भी डायनेमिकली जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी बढ़ता है या घटता है, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ फेजेस को डिटरमाइन करते हैं और उस तरह से वो लूप बनाते जाते हैं। और इसी कारण से इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है स्पाइरल मॉडल में। और जो भी स्पाइरल मॉडल का रेडियस होता है, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में जो उनका रेडियस होता है, वो रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंस को, कि जो भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट का एक्सपेंस कैसे है, कितना है, वो डिपेंड करता है उनके रेडियस पे। एंड द एंगुलर डायमेंशन रिप्रेजेंट्स द प्रोग्रेस मेड इन द करेंट फेज। और जो एंगुलर रिप्रेजेंटेशन होता है वो बताता है कि उसमें कितना, करंट फेज में कितना प्रोग्रेस हुआ। तो बेसिकली इसके इमेज में इसका जो पिक्चर होता है, जो हम लोग स्पाइरल मॉडल का डायग्राम बनाएंगे, उसमें हमको समझ में आ जाएगा कि स्पाइरल मॉडल में बेसिकली चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, और चारों क्वाड्रेंट्स में इस चारों क्वाड्रेंट्स में ही आपका स्पाइरल मूव करता है। इसके नंबर ऑफ लूप फिक्स नहीं होते हैं, डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट्स। ये नंबर ऑफ लूप्स अलग अलग हो सकते हैं, और इनका जो कॉस्टिंग होता है वो स्पाइरल के एंगल से ही डिफाइन होता है। जैसे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि इसके चार क्वाड्रेंट बनाते हैं। जो भी हमारा प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी सॉफ्टवेयर है, चार क्वाड्रेंट्स है, जिसमें ये, इसे हम लोग पहला क्वाड्रेंट कहते हैं। पहला क्वाड्रेंट बेसिकली होता है ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। दूसरा हमारा फेज है आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क। तीसरा हमारा जो फेज है, सॉरी, तीसरा फेज, इसे हम लोग बोलते हैं
डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, और चौथा है हमारा रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज। ओके, नाउ इसमें इस तरीके से हम लोग स्पाइरल बनाते हैं। जैसे एक, दूसरा लूप, तीसरा लूप, जैसे जैसे नंबर ऑफ लूप बढ़ते जाएगा इनका कॉस्टिंग बढ़ता जाएगा। तो जो भी इस लूप का रेडियस है वो डिफाइन करता है इनके कॉस्ट को। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट शुरू होता है और यहाँ पर आके खत्म, फिर यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म, इस तरह से नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते जाते हैं। अब इन एक एक लूप को या एक एक इसके एक एक क्वाड्रेंट को पहले समझते हैं। चारों क्वाड्रेंट को, किस क्वाड्रेंट में क्या काम होता है, इजी है। ऑलरेडी आप लोगों ने पहले से भी लगभग, देखो जो भी एचडीएलसी का ओरिजिनल फेज है अगर वो आपको याद है तो ये बाकी सारे उसी फेज में से आते हैं। कहीं ना कहीं वहीं से मिलकर सब बना हुआ है जितने भी फेजेज हैं। तो इसमें ये चार फेजेज हैं या चार क्वाड्रेंट्स थे, जिनमें पहला था हमारा, एक सेकेंड थोड़ा कलर चेंज किया जाए, यस। पहला फेज था हमारा ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होता है कस्टमर से, उसके ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद उसको एनालाइज करना है, और स्टार्ट ऑफ एवरी फेज, कोई भी फेज जब स्टार्ट करते हैं तो पहले हमको ये काम करना ही होता है। और फिर उनके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देखते हैं, जितने भी और अल्टरनेटिव पॉसिबल सॉल्यूशंस हो, और उनको वो जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनको इस फेज में हम लोग प्रपोज कर लेते हैं इस क्वाड्रेंट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वाड्रेंट आता है हमारा आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क। तो जो नेक्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, उसमें हम लोग देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस थे उन सबको इवेलुएट करते हैं और उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन निकालते हैं। और देन, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिस्क एसोसिएटेड कितना है इन सॉल्यूशन के साथ, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उस रिस्क को रिजॉल्व करते हैं बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी से। एट द एंड ऑफ दिस क्वाड्रेंट प्रोटोटाइप इज बिल्ड। इस क्वाड्रेंट के लास्ट में एक प्रोटोटाइप बनाते हैं जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन का एक प्रोटोटाइप बन के तैयार होता है। नेक्स्ट फेज है हमारा डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में हम लोग उसके प्रोडक्ट के फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, वेरीफाइड थ्रू टेस्टिंग, मतलब जो भी फीचर्स या फंक्शनैलिटी बनाए उनको डेवलप किया, फिर उनको टेस्ट किया, और इसके एंड तक हमारा नेक्स्ट वर्जन बन के तैयार हो जाता है सॉफ्टवेयर का। और इसके बाद नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज। इसमें अब हम लोग चौथे क्वाड्रेंट में क्या करते हैं कि जो भी हमको मिला उसमें कस्टमर्स को इवेल्युएट कराते हैं, इनका रिव्यू कराते हैं, इस सिस्टम का जो भी वर्जन अभी हमारा बन के तैयार हुआ है उस सॉफ्टवेयर के वर्जन का रिव्यू कराते हैं। और इस फेज के एंड होने तक हम लोग नया फेज फिर से स्टार्ट करते हैं, नया प्लानिंग के साथ नए फेज का स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे जाके हमारा कस्टमर रिव्यू कंप्लीट हो जाता है। नाउ, तो ये थे हमारे स्पाइरल मॉडल के फेजेस। अब हम लोग स्पाइरल मॉडल बेसिकली यूज कब करते हैं और फिर
उनके एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि इसके यूज करने के कुछ कंडीशंस हैं। जैसे व्हेन डिलीवरेंस इज रिक्वायर्ड टू बी फ्रीक्वेंट, जब भी डिलीवरी हमको बार बार चाहिए, बार बार प्रोजेक्ट का एक मॉड्यूल बना उसका डिलीवरी चाहिए, तो उसमें भी अच्छा है। जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है उस केस में भी स्पाइरल मॉडल अच्छा है। व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर एंड कॉम्प्लेक्स, अगर किसी प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, तो उन केसेस में भी ये बहुत अच्छा है। व्हेन चेंजेस में रिक्वायर एट एनी टाइम, अगर चेंजेस बार बार आ रहे हैं तो उस केसेस में भी स्पाइरल मॉडल अच्छा है। अगर लार्ज एंड हाई बजट प्रोजेक्ट्स हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट है जो बहुत बड़ा है और बहुत हाई बजट का है, तो उस केसेस में भी हमारा स्पाइरल मॉडल सही काम करता है। नाउ अब हम लोग इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है इसका, सबसे पहला एडवांटेज है चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स कैन बी एकोमोडेटेड। बहुत ही आसानी से आप चेंजिंग, कोई भी रिक्वायरमेंट चेंज होता है उसको बहुत आसानी से आप इनकॉर्पोरेट कर लेते हो। अलाउ एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप का बहुत बढ़िया से एक्सटेंसिव यूज होता है इसमें। रिक्वायरमेंट्स कैन बी कैप्चर्ड मोर एक्यूरेटली, चूंकि बार बार रिक्वायरमेंट लेते हैं इसलिए इसमें रिक्वायरमेंट्स आपको बहुत सही रिक्वायरमेंट मिल जाता है। और यूजर को सिस्टम भी बहुत जल्दी दिखने लगता है, जैसे एक फेज कंप्लीट कर दिया वो इम्प्लीमेंट कर दिया तो वो दिखने लगता है। डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड रिस्की पार्ट कैन बी डेवलप्ड अर्लियर। ये इसका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही स्मॉलर छोटे छोटे टुकड़े का डेवलपमेंट करते हैं, और जो भी रिस्की पार्ट्स है उनको पहले कर लेते हैं, इससे हमको बेटर रिस्क मैनेजमेंट मिल जाता है। इस बेटर रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि पहले ही हम लोग जो भी रिस्की है जो भी प्रॉब्लमेटिक है उसे पहले खत्म कर लेते हैं। नाउ स्टिल इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि इनका मैनेजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में नॉट बी नोन अर्ली, बहुत पहले हमको ये नहीं पता चलेगा कि प्रोजेक्ट का एंड कब होने वाला है, क्योंकि हम तो कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा कि कब खत्म होगा या कुछ और नया फंक्शनैलिटी आएगा या नहीं आएगा। ये तो पहला फंक्शनैलिटी देने के बाद पता चलेगा। नॉट सुटेबल फॉर ए स्मॉल और लो रिस्क प्रोजेक्ट, अगर छोटा प्रोजेक्ट है, छोटे रिस्क का है, तो उसके लिए जो इस तरह का चीज जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर छोटे प्रोजेक्ट पे ये ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। प्रोसेस इज कम्प्लेक्स, इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा कम्प्लेक्स है। स्पाइरल में गोन ऑन इनडेफिनेटली, स्पाइरल का कोई लिमिट नहीं है, ये कहीं भी इनफाइनाइट टाइम भी इनफाइनाइट स्पाइरल भी हो सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेजेस, इसमें बहुत ही इंटरमीडिएट स्टेजेस बनते जाते हैं। रिक्वायर्ड एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन, जिसकी वजह से इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी आपको बहुत ज्यादा चाहिए। तो ये सब था हमारा स्पाइरल मॉडल के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।